नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सर्वप्रथम दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले लद्दाख में हुई हिंसा में हमारे देश के जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें शहीदों को मेरी ओर से सत सत नमन और ईश्वर से कामना करता हूं कि उन शहीदों के परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें संकट का सामना करने की हिम्मत दे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। चैलेंज क्वेश्चन था कि राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष क्यों कहा जाता है और किसने कहा था, जिसका जवाब होगा कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, क्योंकि राणा सांगा के शरीर पर मृत्यु के समय तक 80 घाव थे। उनका शरीर पूरा खंडर हो चुका था, इसलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। सांगा को वन आई साइड मैन भी कहा जाता है। और इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों में नरेंद्र सिंह नरूका नागौर से, सरोज देवी चंदा सैनी इंद्रपुरा से, प्रियंका जंगिड भाटीवाड़ से और चंदा कंवर खरबासों की ढाणी के पास, मान सिंह की ढाणी के पास से। आप सभी बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राणा सांगा की, जिसमें राणा सांगा के हमने 3 प्रमुख सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ा। खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध। देखो, सांगा ने अपने जीवन में 5 युद्ध लड़े, महत्वपूर्ण 5 युद्ध। वैसे तो बहुत सारे लड़े हैं, जिसमें 4 युद्धों में विजय प्राप्त की थी और 1 युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी, और वो था खानवा का युद्ध। खातौली और बाड़ी का युद्ध राणा सांगा का दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जिसमें सांगा की विजय हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था, और गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के साथ, जिसमें सांगा ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता की थी, और उसमें भी सांगा विजयी रहा। अंतिम 2 युद्धों की चर्चा करनी बाकी रह गई थी, एक बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध। आज हम उन्हीं युद्धों की चर्चा करने जा रहे हैं। जो राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान है, वह राणा सांगा जो इतिहास में संग्राम सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है, वह राणा सांगा जो इतिहास में सैनिकों का भग्नावशेष कहलाता है, वह राणा सांगा जो हिंदुपत कहलाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसे इतना फैला दें कि मुझे लगना चाहिए कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपके समझ में भी आ रहा है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राणा सांगा के चौथे युद्ध की। देखो, पहला युद्ध तो कौन सा था? खातौली का युद्ध था। कौन सा था? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। यह युद्ध 2 लोगों के मध्य लड़ा गया, एक तो सांगा
और दूसरा इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और सांगा की विजय हुई थी। इसी युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया था और एक पैर से लंगड़ा हो गया था। आंख पहले पृथ्वीराज सिसोदिया ने फोड़ दी थी, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, जो सांगा का भाई था। दूसरा युद्ध हुआ था बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। यह युद्ध भी इन दोनों के मध्य ही हुआ था। किस किस के मध्य? सांगा के मध्य और इब्राहिम लोदी के मध्य। लेकिन बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं गया था, उसने अपने 2 सेनापति भेजे थे, मियां माखन और हुसैन, जिसमें भी इब्राहिम लोदी की क्या हो गई? हार हो गई और सांगा की विजय हो गई। यानी सांगा ने इब्राहिम लोदी को कितनी बार पराजित किया? 2 बार। उसके बाद तीसरा युद्ध यानी मध्य का युद्ध, जिसे क्या कहते हैं? गागरोन का युद्ध कहते हैं। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में, तो इसे झालावाड़ का युद्ध भी कह सकते हैं। यह हुआ था 1519 ईस्वी में। किस किस के मध्य यह युद्ध हुआ था? सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। इसमें भी महमूद खिलजी की हार हो गई और सांगा की विजय हो गई। अब चौथा युद्ध कौन सा है दोस्तों? उसकी चर्चा करेंगे। देखो चौथा युद्ध है दोस्तों बयाना का युद्ध। पहला खातौली का, दूसरा बाड़ी का, तीसरा गागरोन का। अब चौथा जो युद्ध है वो कौन सा है? बयाना का युद्ध। देखो चौथा युद्ध और 5वां युद्ध है, ये दोनों युद्ध किसके साथ लड़े गए थे? बाबर के साथ लड़े गए थे। किसके साथ लड़े गए थे? बाबर के साथ लड़े गए थे। अब आप ये कहेंगे सर बाबर कौन था, कहां से आया था और ये कब क्या हुआ था? देखो बयाना का युद्ध दोस्तों 16 फरवरी 1527 ईस्वी को लड़ा गया था, बाबर की सेना और सांगा की सेना के मध्य, जिसमें सांगा की सेना की विजय हुई थी। लेकिन उससे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि बयाना कहाँ है और बयाना का युद्ध कैसे हुआ। देखो दोस्तों ये अपना क्या है? मेवाड़ है और यहां का शासक कौन है? सांगा यानी संग्राम सिंह। और यहां क्या है दोस्तों? अपनी भारत की राजधानी दिल्ली है। ये वही दिल्ली है जहां से मामा 2 बिल्ली लाया करते थे। एक बिल्ली की पूंछ नहीं हुआ करती थी, छोरियों की मूंछ नहीं हुआ करती थी, और आज भी नहीं होती है। अब देखो दोस्तों जिस समय बयाना का युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी नहीं था। कौन था? बाबर। अब आपके जहन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बाबर दिल्ली का शासक कब बन गया? बयाना का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को। और बाबर 1 वर्ष पहले 1526 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। अब आप ये कहेंगे सर बाबर कौन था, यहां कैसे आया और कौन से युद्ध में विजय प्राप्त कर बाबर दिल्ली का शासक बना? देखो दोस्तों बाबर है, उसका जन्म, बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन। अब आपको पता है वैलेंटाइन डे कब आता है? 14 फरवरी को, है ना? जिस दिन 143 बोलते हैं लोग, उसको गलत लेने लग गए हैं। वो अंग्रेजों के काल का है, हमारा नहीं है, हिंदुस्तानियों का नहीं है, भारतीयों का नहीं है। जन्म वैलेंटाइन डे के दिन 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबर का जन्म? 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम मिर्जा उमर शेख था और माता का नाम बहुत ही अच्छा है। क्या नाम था? कुतलू गनी गार खानम। कोई पंडित जोरदार सोई पूछेड़ो, बढ़िया नाम रखेड़ो, है ना? तो पिता का नाम क्या? मिर्जा उमर शेख और माता का नाम है कुतलू गनीगार खानम।
ये बाबर बहुत शक्तिशाली शासक था, कुशल सेनापति भी था। क्यों? क्योंकि इसमें एक नहीं 2 वंशों का रक्त दौड़ रहा था, 2 वंशों का खून दौड़ रहा था। अब आप कहेंगे सर वो 2 वंश कौन से थे? देखो, पिता है वो तैमूर वंश से थे। कौन से वंश से थे? तैमूर वंश से थे। तैमूर बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ है। और जो माता थी वह मंगोल वंश से थी। क्या थी? मंगोल वंश से, यानी चंगेज खान नामक एक शासक हुआ है, उसकी वंशज थी। अब तैमूर वंश की तरफ से देखा जाए तो बाबर है वह 5वां वंशज है। यानी कौन सी पीढ़ी का वंशज है? 5वीं पीढ़ी का। और ये मंगोल वंश यानी कि चंगेज खां की तरफ से देखा जाए तो बाबर 14वां वंशज है। कौन सा वंशज है? 14वां वंशज है, यानी 14वीं पीढ़ी में, और इधर 5वीं पीढ़ी में। यानी इसमें तैमूर वंश और मंगोल वंश, इन दोनों का रक्त दौड़ रहा था, जिसके कारण एक शक्तिशाली शासक बना था। देखो, जहां 2 वंशों का रक्त दौड़ने लग जाए वहां निश्चित रूप से दोनों वंशों के गुण तो दिखाई देते ही हैं। आपने खच्चर को देखा होगा, घोड़ी और गधे के संक्रमण से खच्चर पैदा हुआ और उसमें दोनों के गुण है, दिखता घोड़ी के जैसा है और वजन गधे के जितना लाद सकता है। अपने शेखावाटी में एक बकरी पाई जाती है, मोडी बकरी, एक अपने यहां की नस्ल और एक विदेशी नस्ल यानी हरियाणा की नस्ल। दोनों के संक्रमण से जो संतान उत्पन्न हुई, यानी जो बकरी पैदा हुई, उसके सींग गायब हो गए, क्योंकि एक विदेशी नस्ल होती है और एक देसी होती है, तो वहां कोई ना कोई कमी तो रही जाती है। तो सींग गायब हो गए तो शेखावाटी में कौन सी बकरियां पैदा होने लगी? मोटी बकरियां, जिसके सींग नहीं होते। यहां पर क्या हुआ? बाबर भी 2 वंशों का, बाबर में भी 2 वंशों का रक्त दौड़ रहा था, इसलिए शक्तिशाली था। तैमूर वंश की ओर से कौन सी पीढ़ी? 5वीं, और चंगेज खां के मंगोल वंश की ओर से 14वीं पीढ़ी। बाद में यही मंगोल क्या कहलाए? मुगल कहलाए, क्योंकि यहां उन्होंने यहां कर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। अब बाबर है वह भी तैमूर की तरह एक शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। तैमूर जो था उसने सफर जंग क्षेत्र पर अधिकार कर रखा था, तो बाबर भी इस पर अधिकार करना चाहता था। प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके बाद बाबर ने एक क्षेत्र है जिसका नाम है काबुल, पता ही है आपको किसकी राजधानी, वहां पर 1504 ईस्वी में आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी काबुल पर बाबर ने अपना अधिकार स्थापित कब किया? 1504 ईस्वी में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और काबुल पर अधिकार कर बाबर ने एक उपाधि धारण की जिसे बादशाह की उपाधि कहते हैं। कौन सी उपाधि कहते हैं? बादशाह की। यानी बाबर से पहले जितने भी जो राजा हुए उनकी क्या लगा? मिर्जा। लेकिन बाबर के बाद मुगल वंश में जितने भी शासक हुए उन सभी के क्या लगाए? बादशाह लगाए। जैसे बादशाह है बाबर, बादशाह है हुमायूं, बादशाह अकबर, बादशाह है जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह है औरंगजेब, बादशाह है बहादुर शाह जफर। यानी सबके क्या लगा है? बादशाह लगा है। तो कोई आपसे प्रश्न पूछे कि बाबर ने कौन सी विजय के बाद बादशाह की उपाधि धारण की थी? काबुल की विजय के बाद, क्योंकि इसने यहां इस वक्त अधिकार करने के लिए किसी खलीफा से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी। और उसके बाद बाबर भारत की तरफ बढ़ता, कभी पंजाब पर आक्रमण करता है, कभी यूसुफ जई नामक जाति पर आक्रमण करता है, कभी दिल्ली पर आक्रमण करता है, लेकिन उसे सफलता कहां मिलती है? दिल्ली में ही मिलती है। और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बाबर क्या करता है कि यहां से बहुत से सिक्के काबुल भेजता है, क्योंकि वह काबुल से बहुत प्रेम करता है, काबुल के लोगों को बहुत चाहता है,
इसलिए यहां से बहुत सिक्के भेजता है उनकी गरीबी को दूर करने के लिए। तो वे बड़े खुश होते हैं और काबुल के लोग बादशाह को क्या कहते हैं, कलंदर कहते हैं। क्या कहते हैं, कलंदर कहते हैं। और जो बाबर के द्वारा सिक्के भेजे जाते हैं उन सिक्कों को क्या नाम दिया गया, शाहरुख नाम दिया गया। यानी सिक्कों का क्या नाम था, शाहरुख। शाहरुख खान का नाम तो सुना ही है, यहां पर वो नाम याद रख लेना, शाहरुख खान हटा देना। तो बाबर के सिक्के का नाम शाहरुख। और जब सिक्के भेजे गए काबुल के लोगों की सहायता की गई तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको, कलंदर, यानी मस्त कलंदर। क्या कहा, कलंदर कहा। किसको, बाबर को। अब देखो दोस्तों बात करते हैं कि बाबर है उसका दिल्ली पर अधिकार कब हुआ। ये तो बाबर के प्रारंभिक जीवन की कुछ बातें हो गई। अब हम दोस्तों बात करते हैं बाबर के प्रारंभिक जीवन के बाद अधिकार की। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। जैसे मान लो ये अपना भारत का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, और यहां एक जाति रहती थी जिसका नाम था यूसुफ जई। क्या नाम था, यूसुफ जई। बाबर कहां है, काबुल में। काबुल पर अधिकार कब किया था, 1504 ईस्वी में। किसने, बाबर ने। अब बाबर क्या करता है दोस्तों, यहां से एक सेना लेकर रवाना होता है और यहां एक जाति रहती है जिसका नाम है यूसुफ जई। वहां पर आक्रमण कर देता है और वहां पर दो युद्ध होते हैं, एक तो बाजोर का युद्ध और एक भेरो का युद्ध। भेरो का युद्ध कह दो चाहे मेरो का युद्ध कह दो, लेकिन उससे सफलता नहीं मिलती है। बाबर है इन दोनों युद्धों में तोप खाने का और तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करता है। कौन सी पद्धति का, तुलुगमा पद्धति का। प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम तोप खाने या तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था। अगर चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन रहे तब तो रहेगा यही आंसर, और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं रहे तब ये आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इन युद्धों के बाद बाबर ने भारत पर 2 बार और आक्रमण किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। किसको, बाबर को। और उसने 5वां आक्रमण किया किस पर, दिल्ली पर। कहां से, काबुल से। अब ये अपनी जैसे मान लो क्या है, दिल्ली। इस समय दिल्ली का शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब देखो दोस्तों बाबर क्या करता है, 5वां आक्रमण कहां करता है, दिल्ली पर करता है। कौन सा आक्रमण, 5वां आक्रमण कब करता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण करता है। और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में लड़ता हुआ युद्ध के मैदान में ही, किसमें, युद्ध के मैदान में ही लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कौन, इब्राहिम लोदी। कौन से युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ध्यान रखना है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। कौन सा युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध। कोई आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तब आपका जवाब होना चाहिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में बाबर की विजय का सबसे बड़ा कारण क्या था, यानी इस युद्ध में विजय किसकी होती है, बाबर की होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबर की विजय का कारण क्या था, विजय का कारण क्या था।
देखो दोस्तों, बाबर की विजय का कारण इस युद्ध में तोप खाना और तुलुगमा पद्धति थी। तुलुगमा पद्धति थी, यानी बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने और तुलुगमा पद्धति के बल पर विजय प्राप्त कर ली थी और इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसी दिन 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने भारत में एक नए वंश की स्थापना की, जो कौन सा वंश कहलाया? मुगल वंश कहलाया, यानी मुगल वंश की स्थापना की। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? बाबर ने। कब की? 1526 ईस्वी में। कौन से युद्ध में विजय प्राप्त कर? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी कौन से वंश का शासक था? लोदी वंश का शासक था। तो दोस्तों, इस प्रकार से दिल्ली पर 1526 ईस्वी में किसका अधिकार हो गया? बाबर का। अब बाबर भी उत्तरी भारत में और ये राणा सांगा भी उत्तरी भारत में, दोनों ही शक्तिशाली शासक है। बाबर जानता है कि राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किससे कहा है? राणा सांगा को नहीं। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्ण देवराय को कहा है, जो तुलु वंश का था, जिसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसके दरबार में तेनाली राम जैसा प्रसिद्ध दरबारी कवि रहता था। वह विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, और उन्होंने इसके साथ ही एक नए वंश की भी स्थापना की थी, जो कौन सा वंश कहलाया? संगम वंश कहलाया। कौन सा वंश कहलाया? संगम वंश कहलाया। तो बाबर ने सबसे शक्तिशाली शासक किसको कहा है? कृष्ण देवराय को। कहां का शासक था? विजयनगर का। लेकिन बाबर राणा सांगा को भी कम शक्तिशाली नहीं मानता था। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध और बयाना के युद्ध की। ले लिया होगा? वेरी गुड, शाबाश, जल्दी लेना चाहिए। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं हम किसकी? पानीपत के प्रथम युद्ध में आपको पता ही है कि दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? बाबर का। मैं एक बार छोटा सा फिर से बता देता हूं आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 2 लोगों के मध्य, बाबर के मध्य और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया और बाबर की विजय हो गई। और बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और अधिकार कर लिया, उसके बाद 1526 ईस्वी में ही बाबर ने भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की। कहां पर? दिल्ली में। अब भारत है, उसका सुल्तान कौन बन गया? बाबर बन गया। अब दोस्तों देखो, बाबर और राणा सांगा के मध्य शत्रुता के कारण क्या थे? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। और दूसरा, बाबर और राणा सांगा के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए? देखो दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के मध्य 2 युद्ध हुए। तो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को, और दूसरा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध यह हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। यानी दोनों में कितने दिनों का अंतर है? 1 महीने का अंतर है। कितने दिनों का? 1 महीने का अंतर है। देखो दोस्तों, ध्यान रखना है
कि राणा सांगा ने तो कितने युद्ध लड़े? 5 युद्ध। सांगा ने कितने युद्ध लड़े थे? 5 युद्ध। भारत की दृष्टि से देख रहा हूं, मेन बता रहा हूं मैं, आपको ध्यान रख लेना। और बाबर ने भारत में सबसे महत्वपूर्ण कितने युद्ध लड़े? बाबर ने 4 युद्ध। अब देखो सांगा ने 5 युद्ध लड़े हैं, 2 तो कौन से? बयाना का और खानवा का। 3 कौन से? पहला खातौली का युद्ध, कब? 1517। दूसरा बाड़ी का, कब? 1518। तीसरा गागरोन का, कब? 1519। चौथा युद्ध बयाना का और 5वां युद्ध खानवा का। अब इसमें 4 युद्धों में तो सांगा की क्या हुई है? विजय यानी जीत हुई है। और एक युद्ध में क्या हुई है? एक युद्ध में क्या हुई है? हार हुई है। और वो एक युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध है, जो किसके साथ लड़ा गया था? बाबर के साथ। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौन सा लड़ा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध यह लड़ा गया था 1526 में। दूसरा युद्ध लड़ा गया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध यह लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। तीसरा युद्ध लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध यह युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। चौथा युद्ध था वह था घाघरा का युद्ध। देखो घाघरा की भी लड़ाई लड़ी है। घाघरा का युद्ध घग्गर नदी के किनारे पर हुआ था, इसलिए घाघरा का युद्ध कहते हैं। 1529 ईस्वी में। और उसके बाद 1530 ईस्वी में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुई किसकी? बाबर की। देखो बाबर ने जीवन में कितने युद्ध लड़े? महत्वपूर्ण 4। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। 26, 27, 28, 29 और 30 में मृत्यु हो गई। देखो इनको याद करने की एक ट्रिक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चावड़ी पी और 29 में घर चल दिया, 30 में मर गया। यानी पहली आया बोले पानी पियाओ मन तो प्यास लगेगी, बी के बाद बोले मन तो खानो खाओ खो भूख लगेगी, बाद में बोले मन तो खानो बचाओ अगले चाय भी चाहिए चावड़ी पियाओ, बाद में बोले मन तो नाचवा अगले घाघरो भी चाहिए या मैं तो अब घरा जाशु दापगो, तो घाघरा को युद्ध हो और 30 में क्यों मृत्यु। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था जिसमें बाबर की विजय हुई। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ जिसमें भी बाबर की विजय हुई। चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य घग्गर नदी के किनारे पर हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई। लेकिन 30 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु गई। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी, 29 में घर चल दिया, 30 में मर गया। तो दोस्तों इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा? वेरी गुड। अब दोस्तों हम बात करते हैं कौन से युद्ध की? बयाना के युद्ध की। देखो दोस्तों ये हमारा क्या है? ये हमारा मेवाड़ है और मेवाड़ का शासक कौन है? सांगा। मेवाड़ का शासक कौन है? सांगा। और यहां क्या है? अपना दिल्ली है और दिल्ली का वर्तमान में शासक कौन है? बाबर। कौन है? बाबर। मेवाड़ में यहां पर एक अंत में पुलिस चौकी थी, यानी अंतिम पुलिस चौकी कह सकते हैं, जिसका नाम था बयाना, जिस पर अधिकार किसका था? सांगा का। लेकिन जब बाबर ने दिल्ली पर अधिकार किया तो उसने सोचा कि सांगा सबसे शक्तिशाली शासक है, अगर वो ऐसे ही अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहेगा तो मेरे लिए खतरा बन सकता है।
तो बाबर ने सांगा के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी, जिसने आगरा, ग्वालियर और बयाना पर अधिकार कर लिया। और बाबर ने बयाना पर अधिकार करने के लिए अपनी एक सेना भेजी, किसके नेतृत्व में? ख्वाजा मेहंदी के नेतृत्व में। यानी उसका बाबर का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था? ख्वाजा मेहंदी। उसके नेतृत्व में बाबर ने बयाना दुर्ग पर अपना अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी और ख्वाजा मेहंदी ने इस दुर्ग पर आसानी से अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस बात का पता किसको चला? सांगा को। तो सांगा ने भी बयाना दुर्ग पर पुनः अपना अधिकार करने के लिए एक सेना भेज दी, जहां पर इस समय इस दुर्ग का रक्षक कौन था? यानी किलेदार कौन था? ख्वाजा मेहंदी। तो सांगा की सेना ने जैसे बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया तो ख्वाजा मेहंदी घबरा गया। तब बाबर ने अपना एक और सेनापति था जिसका नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। उसकी अध्यक्षता में एक सेना और भेजी, कहां? बयाना। लेकिन सांगा की सेना ने इन दोनों को बुरी तरह से क्या कर दिया? पराजित कर दिया और बयाना पर सांगा ने क्या कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया। अब बयाना पर अधिकार किसका था? बाबर का। अधिकार वापस किसने कर लिया? सांगा ने। तब नाराज कौन होगा? बाबर। उधर बाबर क्या करता है? बयाना की लड़ाई में बाबर स्वयं नहीं आया था, ख्वाजा मेहंदी और सुल्तान मिर्जा को भेजा था। इधर सांगा की सेना ने क्या किया? बयाना के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। उधर बाबर क्या कर रहा था? राणा सांगा पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था, एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा था, जो कौन सा युद्ध होगा? खानवा का युद्ध। इस युद्ध में हार के बाद इस युद्ध से एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा बाबर के पास गया, जिसका नाम था शाह मंसूर किस्मती। क्या नाम था? शाह मंसूर किस्मती। उसने जाकर बाबर को इस युद्ध के बारे में बताया कि किस प्रकार से सांगा की सेना ने हमारी सेना के छक्के छुड़ा दिए और हरा दिया, जिससे बाबर की सेना में निराशा की भावना उत्पन्न हो गई कि हम तो एक शक्तिशाली शासक से उलझने जा रहे हैं, अब क्या होगा। उसी समय क्या हुआ? एक मुस्लिम ज्योतिषी था, जिसका नाम क्या था? बता सकते हो? मोहम्मद शरीफ। उसने भविष्यवाणी कर दी कि वर्तमान में मंगल का तारा पश्चिम दिशा में है, इसलिए जो पूर्व से लड़ेगा उसकी हार होगी। और उस समय वास्तव में बाबर की सेना की स्थिति भी पूर्व दिशा में थी। तो उसी मुस्लिम ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर बाबर की सेना और भी निराश हो गई। लेकिन बाबर एक कुशल कूटनीतिज्ञ था, उसने अपनी सेना में निराशा के भाव पैदा नहीं होने दिए। उसने अपनी सेना में पुनः उत्साह का संचार करने के लिए कहा कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा, अगर हम इस युद्ध में जीत जाएंगे तो इसके बाद मैं कभी पराजित नहीं, इसके बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और फिर हम वापस लौट चलेंगे। लेकिन सेना ने कहा नहीं, बोला तू तो मरना चाहो, मैं तो कौन मरा, तू तो शराब का नशा में पड़े रहे हो। तो बाबर ने कहा कि मैं इस युद्ध में शराब का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं मदिरा का त्याग करता हूं और मदिरा पीने वाली जो सोने व चांदी से बनी प्यालियां और सुराइयां थी उनको तुड़वाकर सैनिकों में बांट दिया और कहा कि मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर, जिसे व्यापारिक कर भी कहते हैं, वह भी हटा दिया गया। बोला हटा दे, चाहिए मैं तो कौन लड़ा। जजिया कर तो होता है गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, और तमगा कर होता है मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर। तभी बाबर ने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तब बाबर ने क्या किया? खानवा के युद्ध को जिहाद की संज्ञा दे डाली। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। अब आपको पता है जिहाद के नाम पर कितने दंगे होते हैं। और कहा
कि इस युद्ध में अगर जीत होगी तो हमारी जीत नहीं होगी, हमारे धर्म की जीत होगी। यह युद्ध हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है, हमारी और राणा सांगा की नहीं। इस युद्ध में अगर हम हार होगी तो हमारी हार नहीं होगी, हमारे धर्म की हार होगी। इसलिए आप सभी को कुरान की शपथ लेनी चाहिए कि जब तक आप में के शरीर में प्राण है तब तक आप पीठ दिखाकर इस युद्ध से नहीं भागेंगे। यानी जिहाद का नाम लेते ही सैनिकों में उत्साह उत्पन्न हो गया और वे लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाबर ने कहा कि इस संसार रूपी सराय में जो आता है एक न एक दिन उसे निश्चित रूप से मरना पड़ता है, इसलिए बेइज्जत होकर मरने की बजाय प्रतिष्ठा के साथ मरना अच्छा है। अगर इस युद्ध में हम जीत जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे और अगर मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। तब बाबर की सेना खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार से बाबर ने अपनी सेना में उत्पन्न हुई निराशा को समाप्त कर दिया और खानवा के युद्ध में दुगुने जोश के साथ बाबर की सेना ने युद्ध में भाग लिया और युद्ध किया। इसे कहते हैं कुशल कूटनीतिज्ञता। तो बयाना के युद्ध में किसकी आ रही? बाबर की। और उसके बाद बाबर कौन से युद्ध की तैयारी कर रहा है? खानवा के युद्ध की तैयारी कर रहा है, जो कब होगा? 1 महीने बाद, मार्च 1527 ईस्वी में। इधर राणा सांगा सबसे बड़ी गलती क्या कर देता है? तुरंत बाबर पर आक्रमण नहीं करता है। इससे बाबर को तैयारी का अवसर मिल जाता है। और बाबर की विजय का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, बाबर है उसकी विजय का सबसे बड़ा कारण है एक तो तोप खाना। हमारे यहां तो जानते भी नहीं थे कि तोप क्या होती है। तोप खाने से जब आके गोले आते थे तो कहते थे बोलो वाकन तो बेरों को नहीं कि एक आग फेंकवा कोई अंतर है, क्यों आग फेंक रहे। तोप खाना। दूसरा बंदूक। आप तो बंदूक पकड़ लो कौन जानता है, बाबर बंदूक चलाना जानते। तीसरा ध्यान रखना है, मुख्य क्या चीज है? तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति ये बाबर की विजय के मुख्य कारण है। ये मजबूत स्तंभ बाबर के। और चौथा घुड़सवारी। इन चारों में से हमारे यहाँ के सैनिक केवल एक ही चीज में निपुण थे और वो कौन सी थी? घुड़सवारी। बाबर ने तोप खाना चलाना तुर्कों से सीखा। किससे? तुर्कों से तोप चलाने सीखी। बंदूक चलाना उसने ईरानियों से सीखी। किससे सीखी? ईरानियों से। और ये तुलुगमा पद्धति उसने उज्बेकों से सीखी और घुड़सवारी उसने तुर्कों से सीखी। ये 4 चीजें ऐसी है जिसके कारण बाबर की हर युद्ध में विजय हुई है। अब तोप का सामना कौन डटेगा? आपल्डा तलवार ले भाग रहा डटेगा ये। अब बढ़ाओ आग को गोड़ो आ रहे आपल्डो तलवार ले भाग रहे आग को गोड़ो आ जा कह लीजिए। होता है ऐसा। हमारे सैनिकों के पास परंपरागत हथियार थे, तलवार तीर भाले, और बाबर के पास आधुनिक हथियार थे। अब एक तो बताओ कि तलवार ले भाग रहे आप, एक सामने बंदूक की गोली आ रही है, वो बत्ती दूर भी मार रहे आप भी करना जाऊंगा जी पहली तो बात गोली अपना शिकार बना ली। तो दोस्तों ये 4 चीजें ऐसी है जिसके कारण बाबर की विजय होती है। लेकिन एक सवाल सबके जहन में उठ रहा होगा, आपके जहन में उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, लेकिन मेरे जहन में तो उठ रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने उकसाया था, किसने आमंत्रित किया था? 2 लोगों ने। बाबर तो ये कहता है अपनी आत्मकथा में, बाबर की एक आत्मकथा है, बाबर ने अपनी कथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। तो इसमें बाबर लिखता है कि राणा सांगा ने काबुल में मेरे पास एक दूत भेजा और ये कहा कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो, उसी समय मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा। लेकिन मैंने दिल्ली और आगरा दोनों पर अधिकार कर लिया, लेकिन सांगा की तरफ से हिलने तक का कोई संकेत नहीं आया, जिसके चलते बाबर ने सांगा पर संधि भंग करने का, वचन भंग करने का आरोप लगा दिया। जचने वाली बात है क्या? मेरे तो नहीं जच रही, क्योंकि बाबर के आने से पहले ही राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर दिया।
अब सांगा स्वयं 2 बार उसे पराजित कर सकता है, तो बाबर को आमंत्रित करने की आवश्यकता है? ये बात गलत है। लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने नहीं, बाबर को 2 व्यक्तियों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। एक तो था पंजाब का गवर्नर दौलत खां, कौन था? दौलत खां। और दूसरा इब्राहिम लोदी का चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी। कुछ लोग क्या बताते हैं यहां पर महमूद लोदी बताते हैं, गलत है। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, जो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद राणा सांगा की शरण में जाता है। अगर वो आमंत्रित करता तो उसको राणा सांगा की शरण में जाने की आवश्यकता कहां थी? बहुत से इतिहासकार और बहुत सी किताबों में ऐसा लिखा है कि महमूद लोदी ने आमंत्रित किया था, गलत है। अगर महमूद लोदी ने आमंत्रित किया तो वो सांगा की शरण में क्यों जाएगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ध्यान रखें दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए तो पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने और एक इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने आमंत्रित किया था। तो बात चल रही थी हमारी किसकी? बयाना के युद्ध की। तो बयाना का युद्ध 2 लोगों के मध्य हुआ है। एक तो किसके मध्य? सांगा, दूसरा बाबर का सेनापति ख्वाजा मेहंदी के मध्य। कौन था? बाबर का सेनापति, जिसमें इसकी क्या हो गई? हार हो गई और सांगा की क्या हो गई? विजय हो गई। अब 5वां युद्ध आता है दोस्तों, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा और बहुत ही मजा आएगा इस खानवा के युद्ध में, जिसमें राणा सांगा की कौन सी गलतियों के कारण राणा सांगा की हार होती है, बाबर की विजय कैसे होती है, और इसमें राणा सांगा का सहयोग करने वाले राजपूत शासक कौन कौन थे, उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जानने से पहले आज का चैलेंज क्वेश्चन बता देता हूं मैं दोस्तों आपको। आज का चैलेंज क्वेश्चन यह है कि खातौली वर्तमान में किस जिले में है? खातौली वर्तमान में किस जिले में है और यह पहले किस जिले में थी? यानी खातौली नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में है और पहले कौन से जिले में स्थित था? इसका जवाब आप दें ताकि कल के वीडियो में आपका नाम अनाउंस किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से उन सभी शहीदों को मेरी तरफ से सत सत नमन, सलाम शहीदानु। जय हिंद।